अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि मुल्क दुश्मन अनासिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान का अमन तबाह करने के दर पे हो गए। दहशतगर्दों ने उरमारा में सिक्योरिटी फोर्स के 2 गाड़ियों पर हमला करके पाक फौज के 14 जवानों को शहीद कर दिया, जबकि इसके साथ साथ जो मियाँ वाली में हमला किया गया, मियाँ वाली में पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरबेस पर जहाँ पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया और 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सवाल यह है कि 2 रोज़ के अंदर दहशतगर्दों के 3 बड़े हमले करने के पीछे कौन सी कुव्वत काफ़रमा है और उनके क्या मज़मूम मकासिद हैं। इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल और जो मुआशी इस्तेहकाम की जानिब जैसे ही मामला बढ़ने लगते हैं तो कुछ ना कुछ ताकतें दोबारा एक्टिव होती हैं और पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने की कोशिश करती हैं। ऐसी कुव्वतों को सरकोबी के लिए मुमकिन तौर के ऊपर किन इकदामात की ज़रूरत है। और इसके साथ बात करेंगे कि गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। असद कैसद के बाद फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और तहम जो सियासी हालात डेवलप हो रहे हैं, क्या इसमें इम्कान है कि आने वाले दिनों में एक नया सियासी इत्तेहाद बन सके। इसके साथ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि मायूस होने की कतन कोई बात नहीं, हम आवाम के हालात बदलेंगे और मुस्लिम लीग नून आवाम की अदालत में जाने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के शिकवे के बायस बाद बिलाखिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट सामने आई, जिसमें हैं कि इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इसके साथ जहांगीर तरीन कहते हैं कि हमें सुपरस्टार की नहीं, हमें एक सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि कस्टम अफसरान की मुबैना मिली भगत और स्मगलर्स की कार्रवाइयों के नतीजे में कौमी ख़जाने को सालाना कितना भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं इहसानुल्लाह टीपू मसूद। आप सहाफ़ी हैं और बिलखुसूस ऐसे जो नेटवर्क और तंजीमें जो पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेती हैं, उनकी सरगर्मियों के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं। उससे पूछेंगे कि इसके पीछे महरिकात क्या हैं। और उसके साथ दिफाई तज्ज़िया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान हम स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वकार खान साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, 2 रोज़ के अंदर दहशतगर्दों ने 3 बड़े हमले किए। मियाँ वाली के एयरबेस के ऊपर जो हमला था उसको तो नाकाम बना दिया गया, 9 दहशतगर्द मारे गए। उसमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनकी लिंकेज कहाँ पे है। लेकिन जो पसनी के इलाके में हमला हुआ, 14 जवान शहीद हुए और जो एक नई वेव डेवलप हुई है, क्या इसके पीछे वो अनासिर कार फरमा हैं जिनकी आंखों में पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और सियासी का इस्तेहकाम खड़क रहा है? जी, आई थिंक इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी चले जाते हैं क्योंकि काफी स्टीरियोटाइपिंग होती है जब भी कोई अटैक होता है। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर कर लें या अफगानिस्तान इटसेल्फ जो है, ये एक शटर जोन है और हिस्टोरिकल शटर जोन है, कोई 2000 साल से ऐसा ही है। इट वाज नेवर एग्जिस्टेड एज अ स्टेट और यहाँ बेसिकली पैसेज ऑफ वॉरियर्स। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। पिछले अगर आप 70 साल की भी हिस्ट्री देख लें तो कॉन्फ्लिक्ट रहा है यहाँ पे, कभी चीजें सेटल नहीं हुई। फिर 2 सुपर पावर इंटरवेंशन हुई, जो लोग फिर अबंडन करके चले गए और पाकिस्तान पे एक तो लेट्स से महाजरीन का बोझ आया विच इज नाउ 50 लाख, इसमें 17.5 लाख जो है वो इलीगल हैं जिनको भी भेजा जा रहा है। 30 लाख प्लस जो है, कोई फिगर कहता है 40 लाख, वो सेटल्ड है यहाँ पे, देयर इज नो इशू। तो एक तो स्टीरियोटाइपिंग है सोशल मीडिया पे भी कि जी बेसिकली यहाँ से कोई निकाला जा रहा है। नंबर 2, जब भी अफगानिस्तान की पिछले 30 साल की गवर्नमेंट्स देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो रशियन टाइम था या उसके बाद मुजाहिदीन की गवर्नमेंट थी, तालिबान की थी या अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद 20 साल अशरफ गनी और हामिद करजई की रही और अभी जो है लेट्स से तालिबान की जो गवर्नमेंट है। अफगानिस्तान ने हमेशा टेररिज्म को एज अ लीवरेज यूज किया है और हमारे पास 7-8 लीवरेज हैं, कभी नेगेटिवली यूज नहीं किए बिकॉज वी कंसिडर के हम ट्विन्स हैं एंड वी हैव टू कोएग्जिस्ट। तो ये तो बैकग्राउंड है। अभी जो इस वक्त आई थिंक वेव है, इट्स अ कंटिन्यूटी ऑफ 20 इयर्स वॉर ऑन टेरर हमने लड़ी और जब अमेरिकन निकले तो एक्सपेक्टेड था कि मोस्ट प्रॉब्ली लोग एक्नॉलेज करेंगे बिकॉज तालिबान वर हेल्प बाय पाकिस्तान पोलिटिकली डिप्लोमेटिकली। इनकी पहली इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, अभी तक डिप्लोमेटिकली देख लें, दे कांट इवन पोस्ट एन एम्बेसडर टू दिल्ली और वहां पे शट डाउन हो गया इनका मिशन। और 2-3 और ममालिक हैं जिनके साथ भी थोड़ी बहुत है। सो एवरीथिंग इज पासिंग थ्रू पाकिस्तान। ये भी जो 17.5 लाख में 7 लाख अब्जॉर्ब करने थे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ने, वो भी इनको छोड़ गए जी, 3 महीने का वीजा लगेगा। सो ऑल टोल्ड ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अभी जब डिसीजन लिया स्टेट ने, बिकॉज द कॉस्ट वाज $5 बिलियन, 17.5 लाख की आप निकाल लें यूएन की जो HCR की तंजीमें हैं, तो ये $2,000 पर रिफ्यूजी है कॉस्ट करता है उस मुल्क को। जर्मनी जो है $20,000 लगाता है और मतलब वो
कॉस्ट कैलकुलेट करता है, टर्की 5,000 करता है तो लो साइड पे, सो दे वर कॉस्टिंग अस $5 बिलियन, माफियाज बने हुए थे। एंड देन जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका जाना है वो उधर जाएं, जिन्होंने वापस जाना है। दूसरा, तालिबान से भी एक है, अभी स्टेटमेंट तो बड़े दे रहे हैं कि जब फतेह मक्का हुआ तो व्हाट वाज द स्ट्रेटजी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या लेट्स से हिकमत अमली थी, सबको माफ कर दिया गया था। तो अगर ये वो लोग हैं जो अशरफ गनी या हामिद करज़ई के गवर्नमेंट के साथ रहे, तो अभी अगर वो उनमें से कुछ लोग वापस आना चाहते हैं, आम माफी का ऐलान भी करें, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि लोग अपने घरों को जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर, मैं इस तरफ आपकी तरफ आता हूं कि इसका सोल्यूशन मुमकिन तौर पर क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं एहसानुल्लाह टीपू साहब से जाना चाहूंगा। टीपू साहब, ये कुछ रोज कबल अफान वजीर दिफा की एक स्टेटमेंट भी आई, वो स्टेटमेंट नहीं थी बल्कि पाकिस्तान को एक दबे लफ्जों के अंदर धमकी थी। उसके बाद ये दहशतगर्दी के हमले शुरू हो गए, जो अफगानियों को गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम थे उनकी बेदखली का सिलसिला शुरू हुआ। मुमकिन तौर के ऊपर जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्या उनका कोई एक ऐसा रिएक्शन है, ये पाकिस्तान को आलमी ताकतें और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद ग्रुप बाउंड कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि आप जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, पाकिस्तान के अमन ओमान को खराब करते हैं, टेररिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं, फंडिंग करते हैं, उनको अपने मुल्क से ना निकालें, कोई ऐसी ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? हाँ बिल्कुल, ये जो पूरे रिफ्यूजी का इशू है, जो यहाँ से उनकी डिपोटेशन हो रही है अफगानिस्तान, और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने वो फिगर भी बताई कि 1.7 के हवाले से कि ये अनडॉक्यूमेंटेड है, तो अफगान तालिबान की तरफ से भी और जितने उनकी टॉप लीडरशिप है उनकी तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है। यानी उनके जो वज़ीर दिफा है मुल्ला याकूब मुजाहिद, उनकी तरफ से, और उन्होंने कल एक ऑडियो उनकी सामने आई जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और फिर उनके जो वज़ीर आज़म है मुल्ला हसन खान, उनकी तरफ से भी उन्होंने भी कल एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया जिसमें इन्होंने एक्नॉलेज किया पाकिस्तानी अवाम का, उन्होंने शुक्रिया अदा किया पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कि आप लोगों ने रखा यहाँ पे अफगान रिफ्यूजीज़ को। लेकिन साथ साथ में उन्होंने एक टर्म यूज़ किया, और ये टर्म सिर्फ ये नहीं कि उनके वज़ीर आज़म बल्कि जितनी भी तालिबान लीडरशिप है वो भी ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो उसको रिएक्शनरी पॉलिसी कहते हैं कि चूँकि हमने TTP के हवाले से पाकिस्तान जो डिमांड करा था वो चीज़ें पूरी की नहीं, तो पाकिस्तान रिएक्शन में एज अ प्रेशर टैक्टिक्स ये रिफ्यूजीज़ का वो कार्ड प्ले कर रहा है, ये उनके यानी अल्फाज हैं। और दूसरा ये एक चीज़ और जो हमें समझनी होगी कि अफगान तालिबान एक एस्टेब्लिश पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फोर्स नहीं है उनके पास। यानी ये रिएक्शन मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो रिफ्यूजी का इशू है कि वहाँ पे जो रिएक्शन आएगा तो वो किसी डिप्लोमेटिक चैनल से नहीं आएगा, पॉलिटिकल चैनल से नहीं आएगा, वो या TTP की शक्ल में, या आज जो मियांवाली में जिस ग्रुप ने हमला किया है तहरीक जिहाद पाकिस्तान TJP, जो कि एक नई तंजीम है, तकरीबन 8-9 महीने पहले ये वजूद में आई है, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं पाकिस्तान में, 7 के करीब किए हैं, और हर हमले में तकरीबन 5-6 जो खुदकुश बम्बार है उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, और बेसिस पे वो हमले कर रहे हैं और प्योरली सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरह की तंजीमों का रिएक्शन अफगानिस्तान से आना ये मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ, और ये इस हवाले से चाहिए कि पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे, चाहे बॉर्डर पे हों या बाकी मैनलैंड में हो, कि उनको भी अपने प्रिकॉशंस वगैरह इस तरह के मेजर जो है वो अडॉप्ट करने चाहिए ताकि इनकी रोकथाम। साहब हम ये बताइए, चूँकि आपकी एक बड़ी रिसर्च है, जो तंजीमें बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, बलोच वो मिलिटेंट हो भले या खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर हमले करते हैं, इस वक्त इनका आपस में कोई लाइजॉन है, कोलैबोरेशन है, जिस किस्म की ये आगे ऊपर नीचे ये वारदातें हुई हैं, ये सेपरेटली ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? हाँ, यहाँ पे पाकिस्तान में 2 मेन कैटेगरीज हैं जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं। एक है जिहादिस्ट, TTP, जमातुल अहरार, TJP, हाफिज गुल बहादुर वगैरह, और एक है फिर नेशनलिस्ट, वो यानी जो बलोच, खासकर जो बलोच नेशनलिस्ट हैं, सिंध में सिंध के नाम से एक मूवमेंट है, वो है आउटफिट है। तो इनकी आपस में यानी ऑपरेशनल तो हमें ग्राउंड पे चीज़ें ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लेकिन प्रोपेगेंडा फ्रंट पे ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यानी सोशल मीडिया पे अक्सर ये भी होता है कि बलोच मिलिटेंट्स की तरफ से जब कोई हमला होता है बलोचिस्तान में, तो उसकी खबर उनकी तरफ से हमें नहीं मिलती, यानी वो जो बाकी जो जिहादिस्ट फैक्शन है उनकी तरफ से हमें मिल जाती हैं कि वहाँ पे बलोच जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इस तरह का हमला किया है। और कल का भी जो हमला है जो पसनी में हुआ है, जिसमें 14 के करीब कैजुअलिटीज़ हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो उनकी भी इतला जो थी तो वो उन चैनल से हमें आना यानी मिलना शुरू हो गई, और बाद में फिर ग्राउंड पे ऑफिशियल से जब कंफर्म किया तो वो यानी इंसिडेंट हुआ था। तो ये चीज़ें प्रोपेगेंडा फ्रंट पे, और कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि ट्रेनिंग भी, यानी एक दूसरे को वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, खासकर जो TTP है, क्योंकि TTP जो है वो जिहादिस्ट
वो अफगान तालिबान की एक यानी एक्सटेंशन है पाकिस्तान में। तो ट्रेनिंग के हवाले से वो जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उसमें उससे वो यानी ज़्यादा आप कह लें कि बेहतर पोजीशन में है। तो टीटीपी की तरफ से ये भी कुछ इतलात हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि बलोच मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग भी मिल रही है। बिल्कुल ठीक। वकार खान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान को एक तवील अरसे से दहशतगर्दी की लहर का सामना है और हमने जानी और माली बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमने देखा जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन की बात हुई तो अचानक ये ऐसी कुव्वतें जो पाकिस्तान का सियासी और मौशी इस्तेहकाम नहीं चाहती वो एक्टिव होती है और दहशतगर्दों के हमलों में इजाफा हो जाता है। अब दोबारा हमने देखा कि इलेक्शन के हवाले से एक तारीख डिटरमिन हुई और उसके बाद यकम बाद दीगरे हमले शुरू हो गए। इलेक्शन का ताल्लुक है सियासी इस्तेहकाम के साथ और सियासी इस्तेहकाम का ताल्लुक है मौशी इस्तेहकाम के साथ। तो आप इन चीज़ों को लिंक होता देखते हैं कि कुछ ताकतें ऐसी कार फरमा हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो चाहती हैं कि पाकिस्तान का अमन अमान खराब रहे और यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ना आए और मौशी स्टेबिलिटी भी ना आए, ताकि पाकिस्तान को वीक किया जाए? आई थिंक जो मौशी स्टेबिलिटी तक तो आई एग्री, लेकिन ये अगर आप देखें जो पैटर्न रहा जब से यूएस विड्रॉल हुआ, फिर एक साल किसी हद तक आई थिंक गेस वर्क रहा और फिर ये इस पे स्टेप अप हुआ है। आई थिंक इसमें व्हाट वी मिसिंग इज द फैक्टर ऑफ इंडिया, जो हमेशा एक्सप्लॉइट करेगा जो भी आप स्पेस क्रिएट करेंगे। फॉर इंस्टेंस अभी अगर इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स को रिपेट्रिएट किया जा रहा है तो एक स्पेस क्रिएट, बिकॉज एक लॉजिस्टिक है, मूवमेंट है, कैंप्स हैं, लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है उसको अपना पर फैलाने पड़ते हैं। सो आपका जो है वॉल्यूम जो है जो चैलेंज उसका बढ़ जाता है। तो ऐसी स्पेस में ये लोग खेलेंगे, बल्कि कुछ इतलात देंगे शायद ये डिटेंशन जो सेंटर्स बनाए गए हैं या होल्डिंग एरियाज है वहां पे कोई फॉल्स फ्लैग करके एक उसका इंप्रेशन क्रिएट, और सोशल मीडिया पे बड़ी कैंपेन चल रही है जो आप आई विल नॉट पर से लिंक इट विद लेट्स से इलेक्शन, क्योंकि ये साल 2023 और इससे पहले आई थिंक सेकंड हाफ ऑफ 2022 तकरीबन ऐसा ही रहा है। The only thing is कि कई दफा भी शिद्दत बढ़ जाती है, लेकिन स्टेट का भी आई थिंक क्लियर होना चाहिए कि जो इस जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जब भी अटैक होता है तो पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग दी मिलिट्री और आईएसआई या इंटेलिजेंस एजेंसीज, नॉट रियलाइजिंग कि इस तरह के हजारों जो है जाते है। तो फिर भी जब आप देखें अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड है, फिर नार्को ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, डॉलराइजेशन थी जिसमें डॉलर की स्मगलिंग थी, तो इसमें माफियाज भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि बेसिकली आई वुड से कि एक इवल एम्पायर है और उसमें यानी बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। बिल्कुल कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लुक एट देयर टारगेट्स, अगर मस्जिदों या मां बारगाहों को हिट करते हैं तो कौन सा इस्लाम है या मसूमों को। अच्छा वकार खान साहब, जब से हमने देखा ना कि इंडिया आलमी सतह के ऊपर पकड़ा गया रियासती दहशतगर्दी के अंदर, बिलखसूस जो कनाडा के अंदर दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, पूरी दुनिया ने उसको क्रिटिसाइज किया। उस वक्त से हम देखते हैं कि इंडिया ने जो यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप के जरिए से पाकिस्तान के हालात खराब करता है, दहशतगर्दी के हमलों में वो करवाने में मुलविस पाया जाता है, उसके बाद कुछ ऐसी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। आप समझते हैं कि जितनी बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, यहाँ पर मुख्तलिफ जो तंजीमें दहशतगर्दी की तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें इस मामले में मुलविस होती हैं, उनको कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली इंडिया ऑपरेट कर रहा होता है। और अगर ये फैक्टर है तो हम आलमी सतह के ऊपर कैसे इसको दुनिया को रियलाइज करा सकते हैं कि वो इंडिया के इस जो रियासती दहशतगर्दी के एलिमेंट उसका एस्टेब्लिश हो चुका है, दुनिया उसके ऊपर अपना रोल प्ले करे इंडिया के खिलाफ? जी, जो आपने बात की, आई थिंक तीन बड़े फैक्टर्स बिल्कुल, एक तो कनाडा इंडिया जो डिप्लोमेटिक रो है जिसके अंदर इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एनएसए का ऑफिस इन्वॉल्व है, एम्बेसी, दे वर एक्सपोज्ड बाय फाइव आईज। फिर कतर ने इनके 8 नेवल ऑफिसर्स को सजाए मौत सुनाई। सो इट मींस के स्टेट लेवल पे ये अभी अपने पर फैला रहे हैं, नाउ दे आर टारगेटिंग। अच्छा, अभी कुलभूषण का केस ब्लैक एंड व्हाइट में हम लेके गए, उससे पहले शर्मुल शेख में यूसुफ गिलानी साहब जी बेसिक इसमें यह है कि सिर्फ वेस्ट को क्योंकि उनके अपने ताल्लुकात में स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस, वो इतना उसको आई वुड से एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। नाउ जब उनकी अपनी दुम पे पांव आया, कनाडा में, यूके में इस तरह अवतार सिंह खन्ना का मर्डर है, इनकी एजेंसियां और ऑफिशियल्स इन्वॉल्व, स्टेट इन्वॉल्व, तो फिर आई थिंक चीजें बाहर आई हैं। तो इसमें कनाइवस डेफिनेट अच्छा रहे हैं। मणिपुर में टोटल आग इस सिविल वॉर सिचुएशन, फौज के काबू से बाहर, कर्फ्यू को भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो बिल्कुल बर्न कर रहा है। देन यू हैव खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में है और कश्मीर में अभी आप देखेंगे रीसरेक्ट करेगी गजावारा को देख के, आई थिंक कश्मीरीज भी अभी कान पकड़ेंगे। फिर साउथ इंडिया से आवाजें आ रही हैं कि सनातन धर्मा नहीं चाहिए और इलेक्शन आ रहा है, तो आई थिंक ये जरूर है कि डिफ्लेक्ट करने के लिए, और पाकिस्तान इज देयर फेवरेट टारगेट, जहां स्पेस मिलेगी वो इंडिया इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ठीक।
सना टीपू साहब, आपसे जानना चाहूँगा, सीपेक की हम बात करते हैं, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। अब कुछ माह से दोबारा बातचीत हुई, चीन के साथ विजिट्स हुए और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये बात करना शुरू की कि दोबारा चीन सीपेक के तहत बड़े मंसूबे होने, और वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर क्विक रिस्पांस फोर्स जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से, अमन अमान के सूरत हाल के हवाले से बड़ा कलीदी किरदार है। रेको डे की हम बात करते हैं जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम जारी है। मतलब जब बलूचिस्तान की तकदीर संवरने लगती है, पाकिस्तान की मौशी हालात बेहतर होने की कोशिश, हालात बेहतर होने की तरफ जाते हैं, तो बलूचिस्तान में हमले शुरू हो जाते हैं। तो सीपेक, रेकोडेक और जहाँ पर दीगर वहाँ गैस एक्सप्लोरेशन के मंसूबे शुरू होने, तो ये कुछ ताकतें, ये जो एलिमेंट्स हैं, उनकी ये कोशिश है कि उन प्रोजेक्ट्स को रोका जा सके। और मुमकिन तौर के ऊपर ऐसे हमलों के नतीजे में क्या सीपेक प्रोजेक्ट को ये लोग मुतासिर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मुतासर कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने माजी में भी यानी देखा है कि दासू का जो हमला था, जो चाइनीज़ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी और उनके 8 के करीब यानी चाइनीज़ जो थे वो मारे भी गए थे। तो उसके बाद हमने रिएक्शन भी देखा था, कुछ चीज़ें मीडिया पे आई थी, कुछ फिर इंटरनल जो डिस्कशन हुई थी, तो उसमें भी चाइनीज़ ने बड़े सीरियस कंसर्न कन्वे किए थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। और अभी बलूचिस्तान में भी हमने देखा है कुछ महीने पहले कि वहाँ पे गवादर में एक गाड़ी पे हमला हुआ जो चाइनीज़ को लेके जा रहे थे। तो जो खासकर जो बलोच मिलिटेंट्स हैं, उनका तो प्राइम टारगेट है ही चाइना। उनका अगर आप प्रोपेगेंडा देख लें, चाहे वो स्टेटमेंट्स हों, वीडियो हो, ऑडियो हो, या जो पेपर की शक्ल में हो, तो वो मुसलसल चाइनीज़ को थ्रेटन भी करते हैं, उनको टारगेट करने का भी कहते हैं। और वहाँ पे वो एक नैरेटिव बिल्डिंग भी कर रहे हैं, जो चाइनीज़ वहाँ पे यानी उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सिपेक के प्रोजेक्ट्स हो या नॉन सिपेक जो हों, और ये फ्यूचर में भी। और दासू का जो हमला था, तो उसके हवाले से यानी XTTP का एक कमांडर था तारिक बटन खराब, जो कि पिछले 2 महीने पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लेम भी किया था कि वो मारे गए। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट यानी साबित हुई थी कि उन्होंने वो हमला किया था। तो मेरे ख्याल में कि जो इस तरह के टारगेट्स हैं, चाहे वो चाइना यानी खासकर जो चाइना है, तो उस पर जो बलोच मिलिटेंट्स हैं और TTP या XTTP के जो लोग हैं, तो उनकी कन्वर्जेंस हो सकती हैं, वो उनको एक मुश्तरका टारगेट बना सकते हैं। और कल का भी जो हमला था, जो शुरू में इतलात आने लगी, तो लोग ये भी कुछ अफवाहें फैल गई थी, बल्कि चाइनीज़ भी वो यहाँ पे जो जर्नलिस्ट वगैरह वो पूछना शुरू हो गए थे कि कोई चाइनीज़ कॉन्वॉय को तो अटैक नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी सबसे बड़ी साहब ज़रूरी जो चीज़ है कि हम बेशक आप ब्लेम करें कि कौन पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश कर रहा है, जब तक आपने अपने घर को इन ऑर्डर नहीं रखोगे तो ये मामलात होंगे। हमने पहले भी तैयारी नहीं की थी, जब अमेरिकन विथड्रॉल हुई तो उस वक्त भी ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम इसको कवर कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कशन में भी कि ये रिएक्शन आएगा, वहाँ से जो फॉल आउट वो है वो चीज़ आएगी पाकिस्तान में भी, और वो चीज़ें हमने देखी। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। कारखान साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। मियाँ वाली के अंदर फोर्सेस ने बहुत एफिशिएंटली उसको हमले को न सिर्फ नाकाम बनाया, बल्कि 9 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल भी किया। ये बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल बन चुकी है, आप क्या समझते हैं कि किन इकदामात की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम हो सके? जिसमें आई थिंक तीनों टीयर्स पे काम करने की जरूरत है। स्टेट तो उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है और लड़ रही। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी जो फ्रंट लाइन पे होती हैं, जिन्हें प्रीएम्प्ट करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, इंटेलिजेंस शेयर करनी है। देन इज कोऑर्डिनेशन है, जो नेक्टा लेवल पे भी सारी शेयर होती है। और फिर आ जाते हैं जिन ऑन ग्राउंड लड़ना है, लेट्स से मिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस है, लेवीज हैं, फ्रंटियर कोर है, उधर भी अच्छी कोऑर्डिनेशन। जिस आपने देखा PFL इसमें क्विक रिएक्शन हुआ और उनका मजमूम जो मंसूबा था नाकाम हुआ। लेकिन उसके अंदर एक और चीज है जो सिविल गवर्नमेंट का आई थिंक रोल है। वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक वी आर वेरी एफिशिएंट पुलिस फोर्स। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होती रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे चीजें नहीं आ सकी। और फिर आ जाता है बेसिकली अवाम का अपना रोल है, क्योंकि ये अगर स्लीपर सेल्स हैं तो उनके अंदर ही रह रही हैं, इन्हीं घरों में लोगों के किराए पे लोग अगर स्टे कर रहे हैं। एंड फोर्थ इज आई थिंक जो जुडिशियल सिस्टम है। अभी मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी देखें, फर्ज करें ये 2-3 बंदे पकड़े जाते हैं अभी, तो उनको आप ट्रायल करते तो फिर आपने कहना था सिविल कोर्ट्स में ले जाएं जाके। तो इट्स अनफॉर्चुनेट के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री पर्सनल, मिलिट्री गैजन की सिक्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज हुई है विद दैट डिसीजन जिस तरह भी है, लेकिन इट इज अफेक्ट सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लेंगे कि क्या आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल के पेश नज़र एक नया बड़ा सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है।
स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है खलील ताहिर सिंधु साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और उसके साथ स्काइप पर ही हमारे साथ होंगे शुएब शहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खलील ताहिर सिंधु साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर जमात की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा था और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी भी करवाई कि सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक दोबारा गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। असद कैसर साहब गिरफ्तार हुए, उसके बाद फाज चौधरी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो फिर जब ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा तो फिर जो अपोजिशन दीगर आपकी मुखालिफ जमातें हैं वो तो ये मुतालबा करेंगी, और नून लीग भी कहती है कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। तो ऐसे हालात के अंदर ये तमाम सियासी जमातों के कंसर्न कैसे दूर होंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखो, अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया या कोई जुर्म किया तो इट डज नॉट मीन कि उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है और उसको पकड़ाना जाए। ये क्या बात है? कॉन्स्टिट्यूशन शेख ये साहब सीनियर है हमारे, उनको पता है, या कोई भी, मैं हूँ, शेख साहब हो, कोई भी हो, लास्ट से तो बालातर कोई भी नहीं है ना। और बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड जो वैसे लोग खौफजदा हो गए हैं मियां नवाज शरीफ के आने से, तो इस वजह से सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ना है अपनी कारकर्दगी पे, और इन सब ने बाकी जो इलेक्शन लड़ना है उन्होंने मियां नवाज शरीफ की मुखालफत में लड़ना है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड किसको पंजाब ये करे? पीपल्स पार्टी वाले जलसा करें, किसका प्रेसिडेंट में क्या नहीं कर सकते? क्या ये बाकी लोग नहीं कर सकते? सारे अभी सियासी अमल में 3 माह रहते हैं और 54 डेज 5 डेज होते हैं कंपेन को आपको जरूरी होते हैं। तो इसलिए किसी किस्म की ऐसी बात नहीं, लेकिन ये जानबूझ के एक तासर दिया जा रहा है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिली है? हमें तो हमने जस्टिस है, जब एक एब्सेंशिया ट्रायल होता है और उसके बाद अगर आपकी फील्ड लगी होती है तो जब आप पेश होते हैं तो उसने लाजमी सस्पेंड होना होता है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अपना बहुत सारी रूलिंग्स है इसमें फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट की, तो इसलिए शोर मचाया जा रहा है। लेकिन सिद्धू साहब, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। असद कैसर साहब के खिलाफ या फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है काफी अरसे से इंक्वायरी कर रहा था, तो ये मामला गिरफ्तारियों का, सवाल जवाब का, तहकीकात का सिलसिला पहले भी हो सकता था। अब जब इलेक्शन की तारीख भी अनाउंस हुई उसके बाद ये सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो सवालात तो उठेंगे। उनको इलेक्शन लड़ने से किसने मना किया है? वो जेल रह के भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, और फवाद चौधरी भी इस तरीके से काम में चले गए। असद कैसर भी मौलाना फजल रहमान साहब से मिल रहे हैं, और जो कुछ मतलब पता सबको कि क्या वहां पे बात हुई है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड जब मिल रही है, अगर इस वक्त तो अपना पीटीआई के लीडर को मिल रही है, बेशक वो जेल पे हैं। ये नवाज शरीफ साहब को तो साइकिल नहीं मिली थी ये कि आप एक्सरसाइज करें, या आपका जो 20 फुट का बरामदा वो लहदा बड़ा कर दिया जाए, या आपको कुक मिलने और अपनी मर्जी का खाना खाएं वहां से, या आपको अपना शक्ति आपको 3 मिले। ये होती है लेवल प्लेइंग फील्ड जो इनको मिल रही है। हमारे साथ तो देखो वो कितने सारे झूठे थे। 2017 में एक अकामा पे सजा दे के किसी बंदे को बाहर भेज देना और इस तरह से करना, और बाद में मजाक उड़ाना उसकी बीमारी का। पहले उनकी बीवी का मजाक उड़ाया गया बीमारी का, बाद में उनका मजाक उड़ाया जाता है। ये मौकरी है, मतलब इस लेवल पे बंदे की इस लेवल का जो फैब्रिक है ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, किसी किस्म का भी ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक। शुएब शहीन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने के बाद ऐसी गिरफ्तारियां, जो पूरा एक प्रोसेस है और जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातों के कंसर्न हैं, वो उसको यकीनी तौर के ऊपर बढ़ाने का बायस बनेंगे। क्या आप समझते हैं कि जैसे कि सिंधु साहब कह रहे हैं कि अगर आप एक उम्मीदवार जेल में भी है वो इलेक्शन लड़ सकता है, आप समझते हैं कि प्रैक्टिकली वो कैंपेन भी रन कर सकता है और उस तरीके के साथ जो एक उम्मीदवार ग्राउंड में है, हल्के में है, वो इलेक्शन लड़ता है? जेल के अंदर रह के कैसे आपको एक उम्मीदवार इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ सकता है? देखिए सर, बात यह है कि यही तो तरीका वारदात है हमारे एस्टेब्लिशमेंट का, हमारे रियासती इदारों का, हमारे इलेक्शन कमीशन का। वो किसी पार्टी को क्रश करने के लिए ये तर्ज अमल जब अडॉप्ट करेंगे तो उसका मकसद दूसरे मुखालिफ को फायदा देना होता है। अब आप इस एक केस की, मैं असद कैसर की बात करता हूँ, आज मैं कोर्ट में भी पेश हुआ उस केस में जी। वाकया है 2017 का, 2020 को कंप्लेंट आई है और 9 नवंबर 2023 को उनके बकौल FIR कटी है, और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, वो नहीं आए। इस्लामाबाद की पुलिस को पता चल गया कि जनाब एक FIR कट गई है, तो लिहाजा उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और अदालत से इस्तदा की कि हम इनको इनडेफिनेट पीरियड के लिए जेल में रखेंगे अनटिल एंड अनलेस के एंटी करप्शन वालों को हम राब्ता करें, वो आए और इनको राहदारी रिमांड पे लेकर जाएं। अब ये है पूरा केस। अब आप इसके पीछे खुद समझ लें। असद कैसर साहब हमारी पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन हैं, साबिक स्पीकर हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, और वो इस वक्त आप बैकग्राउंड अगर आप देख लें, पूरे पाकिस्तान में हम 100 मकामात पे जलसे की इजाजत मांगी, कहीं नहीं मिली। एक मकाम पे मिली लाहौर में, जो आपने देख लिया, काहना के मकाम पर आने से पहले लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
जब मोहसिन नकवी से पूछा कि भाई आपने क्यों किया, कहते जी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और भाई जिस वक्त तक वो एक क्रिमिनल थे, मुजरिम थे, ठीक है, बाद में आप वो भी उसी पंजाब गवर्नमेंट ने उस सस्पेंशन कर दी है उस सेंटेंस को, और वो उसको तो आपका सीसीपीओ सलूट मार रहा है। आपका हाई कमिश्नर वहां बैठ के लंदन से उसको ना सिर्फ प्रोटोकॉल दे रहा है बल्कि बयानिया याद करा रहा है। एयरपोर्ट पे पहुंचता है कि सुपर लाडले का प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन आप मुझे ये तर्ज अमल बताएं कि पूरे पाकिस्तान में अब सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि आप पूरे केपी में जहां भी जलसे करेंगे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, आप इनको भी इजाजत दें। अब ज़ाहिर है ये प्लान कर रहे थे पूरे केपी में जलसे करने के लिए और प्रोग्राम मैनेज कर रहे थे। मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल तो उसकी ये वजह हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये बताइएगा क्या फवाद चौधरी साहब अभी जमा पीटीआई का हिस्सा हैं या उनसे राब्ते में हैं, या उनकी गिरफ्तारी की क्या वजह मुमकिन तौर पर हो सकती है? देखें, सबसे पहले तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था, फिर एक मीटिंग में वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे जी। उसके बाद से उनकी अपनी जो इंफॉर्मेशन मुझे थ्रू मीडिया फिरदौस आशिक अवान ने मेरे साथ बैठ के कई प्रोग्राम में बताया कि जी वो हमारी पार्टी का हिस्सा इसलिए नहीं है कि वो दोनों तरफ अभी बातचीत कर रहे हैं, शायद वापस जाते हैं, शायद इधर आते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो चूंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, दैट इज दी एक्चुअल काज उनको उठाने की। आप कह रहे हो कि जो कानून का अपना रास्ता ले, मुझे बताएं अंदलीब अब्बास ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो ठीक हो गई। खदीजा शाह की गाड़ी में वो एहतजाज करने के लिए जा रही थी। खदीजा शाह 7 महीने से जेल में है, कई दफा उनकी जमानतें हुई, नहीं छोड़ा गया। मुझे बताएं मुराद राज के खिलाफ आईजी पंजाब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया सबसे बड़ा मुजरिम है मेरा, और 27 उसकी कॉलें हैं जनाब, जियो फेंसिंग है, पता नहीं क्या क्या है। एक दिन बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो बाहर आ जाते हैं। अगर ये इसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहेंगे, मुझे बता दें शेख रशीद को चिल्लाकशी के लिए कौन ले गया और क्यों ले गया? मुझे बता दें उस्मान डार को सिंध के होम मिनिस्टर ने कहा कि हमने वारंट ऑफ अरेस्ट के मुताबिक एग्जीक्यूट करके गिरफ्तार कर लिया। महीने बाद जाकर के मीडिया हाउस पहुंचाया गया, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएगी और अभी तक वो घर में नहीं है। इसी तरह सदाकत अब्बासी के साथ हुआ। 2 दिन पहले मीडिया हाउस पहुंचा कर कहा गया कि वो नातन एरिया अपने फैमिली के साथ गया हुआ था। 2 दिन बाद जब वो अपने घर पहुंचता है, घर की वीडियो आती है तो घर में वो रोना धोना ऐसे है जैसे जंग से वापस आया हो, और उसके बाद फिर उनको उठा के ले जाया गया और उसके बाद से पता नहीं कहां गायब है। तो ये जो तर्ज अमल है वो सिर्फ एक नहीं है, कई लोग हैं। फरूख हबीब का आपने देख लिया। अगर ये तर्ज अमल इसको हम जायज, कानूनी और लॉफुल कहेंगे, और दूसरा जिस एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सारे रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये इलेक्शंस को डिस्क्रेडिट करने के लिए, इदारों को डिस्क्रेडिट करने के लिए काफी है। और वक्त से पहले अगर इलेक्शन मुतनाज़ा कर देंगे। सिंधु साहब आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान को जो अंदरूनी सतह के ऊपर जिस इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जहाँ हमें अपनी इख्तलाफात भुलाने की ज़रूरत है, बुनियादी तौर के ऊपर जिस तरीके से आपने देखा कि 2 रोज़ में दहशतगर्दों ने 3 बड़े हमले किए, 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया पसनी के इलाके में, मियाँ वाली के अंदर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया, DI खान के अंदर हमला नाकाम बनाया। हमने दहशतगर्दों से निपटना है अंदरूनी, उसके लिए अंदरूनी इस्तेहकाम, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी ज़रूरी है। तो हम अंदरूनी तौर के ऊपर जो एक मफाहमत की बात की थी मुस्लिम लीग नून के कायद ने, वो बात करने के बाद, वो अपना एक बयानिया देने के बाद नून लीग कोई प्रैक्टिकली कहीं हाथ आगे नहीं बढ़ा रही कि हम सियासी सतह के ऊपर अपने तनाज़ात को ख़त्म करें और यकजबान होकर हम आगे चलें ताकि इलेक्शन का इनेकाद हो। लेकिन हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, आप नहीं समझते कि नून लीग को इन हालात को बेहतर बनाने के अंदर कोई लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए? देखिए जी, नून लीग भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज है। मियां नवाज शरीफ ने जो वहां पे खिताब किया, आपने देखा बड़ा पीसफुल, 1 घंटे का खिताब था, किसी के बारे में उन्होंने बात की थी बुनियाद पर कि जिन्होंने 9 मई को हमारे पाकिस्तान के नौजवानों को MM आलम का मुजस्समा तोड़ने के लिए कहा, GHQ पे हमला करने का कहा, फैसलाबाद ISI के दफ्तर पे हमला करने की कोशिश करा, और कमांडर के घर पे हमला करने के लिए जहाँ पे बानी पाकिस्तान जो कैरिज्मेटिक लीडर से कहा जाए वो रहते किसी रहती उन्होंने। तो क्या ऐसे लोगों को सिर्फ मैं इस बात पे इजाजत दे दी है इलेक्शन लड़ने की कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना लिहाजा जो भी इन्होंने एटमी तनसीबात पे सॉरी अपना फौज पे हमले किए ये जायज करार हो गए हैं। शेख रशीद साहब की मैं जाती तौर पे उनको भी पता है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ और मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो अगर कोई ऐसी बात करे और ना क्या गुस्से में आए, नॉट एट ऑल, मेरे सीनियर है। लेकिन शेख साहब जितनी आपने अभी हुक्म कर रहे थे, आप फरमा रहे थे कि ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, थोड़ा सा जरा मकाफात अमल में जाएं कि आपका लीडर तो अमेरिका में बैठ के कहता था कि मैं जाके इसी तरह आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और अभी सर आपने जो बात की मोहतरम एंकर साहब, आप देखिए किससे बात करें,
वो शख्स भी कहता है कि मैं हाथ नहीं बुलाऊंगा किसी से, मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा। ये इस तरह से पॉलिटिक्स होती है? नहीं, सवाल पता नहीं होता। लेकिन सिद्धू साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पहल कर दी, अपने सख्त तरीन हरीफ के पास चल कर गए, JUI के पास। नून लीग के कायद का जो कद काट है, जो जमात जिस लेवल के ऊपर आप क्लेम करते हैं, उसका तकाजा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, तमाम सियासी जमातों को बुलाएं, इंतखाबी मुहिम के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से उनके कंसर्न दूर करें, ताकि एक जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है, एटलीस्ट वो तो खत्म हो सके। देखिए साहब, ऐसे लोगों से तो समझौता मैं जाती तौर पे मेरा परसेप्शन कहता कभी भी नहीं हो सकता जिन लोगों ने 9 मई वाला वाकया किया। ये तो नहीं हो सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड में कह रहा हूँ आपसे। हाँ, बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ में, शेख हिल साहब है, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जो अपना अली मोहम्मद आता है, क्यों नहीं, अच्छे लोग हैं, उनसे बैठ के बात हो सकती है। लेकिन उसका कोई किसी तरीके से अभी थोड़ा सा आगे काम चलेगा तो उसका तरीकाकार बनेगा, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। और अब अभी मैं कहता शेख हिल साहब ने भी फरमाया कि फलां को लेके शेख साहब आपको चाहिए, आप इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जाए। और अगर आप कह रहे हैं कि फलां करती है, फलां कर रही है, हमने तो कोई बात नहीं की। 2017 में नवाज शरीफ का अच्छा वाला पाकिस्तान चल रहा था, एकदम निकाल के उसको तो खारिज कर दिया, और 3 दफा मियां नवाज शरीफ 3 दफा ही, 2002 में भी मुल्क से बाहर, 2008 में भी बाहर, 2013 में भी बाहर, और इसके जो अभी इलेक्शन है अब वो आए हैं और लीगली तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अपना जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी कहता है। मुझे हालांकि उम्मीद है शेख साहब करेंगे, उनको जारी करा दे दिया गया और सारा कुछ कर दिए। क्या ये ट्रायल कोर्ट, जहाँ पे ट्रायल चल रहा होता है, उन्होंने करना होता है या किसी और अदालत ने करना होता है, ये ट्रायल कोर्ट का काम होता है, लेकिन उनको किसी और ने कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री होंगे, 2018 तक का नहीं होगा कि अपना वो 2 बजे तक ठीक हो गया सिद्धू साहब, बिल्कुल ठीक। मैं शुएब सिंह साहब से जानना चाहूंगा, शुएब सिंह साहब, जब भी इलेक्शन की बात होती है या चूंकि इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, हम देखते हैं कि दुश्मन मुल्क ताकतें एक्टिव हो जाती हैं। माजी के अंदर भी जब कोशिशें हुई, दहशतगर्दों के हमले तेज हो जाते हैं। अब दोबारा इलेक्शन की फर्म एक डेट सामने आई तो दहशतगर्दी के ऊपर नीचे हमले हो गए। इन हालात के अंदर इंतखाबी मुहिम चलाना सियासी जमातों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? मैं पहले जरा सिद्धू साहब की बात का 1 आध मिनट का जवाब दे दूं। राइट। बात यह है कि 9 मई के वाक़े को बुनियाद बनाकर अगर आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल पार्टी और फेडरेशन की अलामत को क्रश करना है, अगर उसको एक आड़ बनाकर सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी को आपने दीवार के साथ लगाना है, हम नहीं कह रहे हमारे साथ आए जी इस्लाम करें, हमारे साथ हाथ मिलाएं, हम ये कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स इस मुल्क के लिए ये एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स खत्म करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जब तक नहीं कराएंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम में कमी नहीं आएगी, बढ़ोतरा होगा। जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा कि हमारी गवर्नमेंट है, हमने इनको मुंतखब किया है, आइन को आप पामाल कर देंगे। प्रैक्टिकली आइन मुअत्तल हो चुका है, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं, चार दीवारी की पामाली की जा रही है, लोगों को अगवा बराए बयान किया जा रहा है। तो ये तर्ज अमल किसी लिहाज से इदारों के लिए, मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए और जमहूरियत के लिए सूटेबल नहीं है, और ये रियासत अब इस तरह के एडवेंचर्स की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब आपने कहा, देखें जो बैरूनी चीजें हैं उससे तो हम सबको फिर अगेन मिल के उन नबरद आजमा होना है उन क़ुव्वतों के साथ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस हवाले से, सारी मुहब्बत वतन पार्टियां हैं, अपने मुल्क के साथ अपने डिफरेंसेस रखते हुए अपने लिए अपना वो स्पेस कायम करें और हर एक को मौका दें कि अवाम जो फैसला करे उसको सब एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इंटरनल आप पॉलिटिकल पार्टीज को क्रश करने में लग जाएंगी, आप सियासी कारकुनों को उठाने, उनको गायब करने की जिम्मेदारी अदा करने में लग जाएगी, तो उसका नुकसान ये होगा, दहशतगर्द खुले फिरेंगे, उनकी पजीराई होगी, उनको इनकरेजमेंट मिलेगी, और वो जो तवज्जो और वो जो आपने एक जासूसी या स्पाई सिस्टम उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस करने हैं, वो आप अपने घर में करने शुरू कर देंगे। तो आप एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को दावा दी है कि मिसाक जमहूरियत के ऊपर आके दस्तखत करें। क्या पीटीआई इस मिसाक जमहूरियत के ऊपर दस्तखत करने को तैयार होगी, और क्या आने वाले दिनों में मुमकिन तौर के ऊपर आपको पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई इत्तेहाद बनते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, इत्तेहाद का तो कोई चांस नहीं है, इसलिए कि हमने अपने बल्ले के निशान पे अपने इलेक्शन लड़ना है, और बल्ले के निशान का भी अजीब सा तमाशा है। 30 अगस्त को हमारे हक में फैसला कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद से आज तक 3 दिन पहले भी अनाउंस किया चीफ इलेक्शन कमीशन जी बल्ले का निशान होगा,
अभी तक राइटिंग में हमें नहीं मिला। वो जो अफरा तफरी और परेशानी और इंतशार की कैफियत पैदा की हुई है, उसी में इलेक्शन कमीशन का भी रोल है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मिसाक जमहूरियत, देखिए मिसाक जमहूरियत इन दो पार्टीज ने की थी। मिसाक जमहूरियत अच्छी चीज है, बशर्ते कि मिसाक जमहूरियत के लिए ये जरूरी है कि आप सबसे पहले आइन पे अमल दरामद करें, कानून की हुक्मरानी को माने, और जो फाशिज्म इन्होंने मचाई थी पिछले 16 महीनों में, एटलीस्ट उसके होते हुए तो इसको क्या आप मिसाक जमहूरियत कहेंगे। और मिसाक जमहूरियत एक हुई थी, मुझे बता दें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मिसाक जमहूरियत पे साइन करने के बाद परवेज मुशर्रफ से मुलाकात नहीं की थी? क्या एनआरओ नहीं लिया था 2008 में? और उसके बाद फिर क्या होता है, नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ यूसुफ गिलानी और बाकी। बिल्कुल ठीक। मैं सिंधु साहब से एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा। सिंधु साहब, क्या पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है, बिलखुसूस जो पीपल्स पार्टी की तरफ से दावत दी गई है पीटीआई को कि आइए मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करें, मुस्लिम लीग नून इस हवाले से वेलकम करेगी पीटीआई को आए और मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करें? सर, ये तो बिलावल भुट्टो साहब से क्वेश्चन होना चाहिए कि उन्होंने किस पराई में ये दावत दी है, क्योंकि उनके बहुत सारे नून लीग क्या प्रिपेयर है? नून लीग की तरफ से आपका क्या ऐसा होना चाहिए कि नून लीग वेलकम करेगी अगर पीटीआई तो? एक सेकंड जी, मैं शहीद साहब ने जो फरमाया अभी उसके बारे में कहता हूँ, ठीक है पार्टीज का ठीक हो, और बिल्कुल ऐसा होगा जब डेमोक्रेसी जो इसी तरीके से पनपती है, क्योंकि अगर हम आपस में सारे लड़ते रहे तो फिर मैं भी बात को समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, शहीद साहब सीनियर है वो भी समझ रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब किसी का अपना मौका आता है वो क्या कहता है। लेकिन मैं आखिरी बात, क्योंकि आपने आखिरी क्वेश्चन किया, उन लोगों के साथ जिन्होंने 9 मई का, मैं तो उसी पे हूँ, अब भी उसी पे हूँ, जिन लोगों शहीद हुए थे उनको मजलिस तोड़ रहे हैं आप, और उनको उठा कर नीचे फेंक रहे हैं, और उनकी पेंट जनरल की जो है वो जनरल जो कोर कमांडर लाहौर है वो तो आप चोटी में करके लहरा रहे हैं। व्हाट इज द मैसेज फॉर द अदर कंट्रीज? हम हमेशा बात करते हैं जी बाहर से ऐसे हो गया, बाहर से ऐसे हो गया, क्या अंदर से हम एक हैं? उन लोगों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जिन लोगों ने 9 मई के वाकया में जो है सारा किया है, और ये बहुत सारे लोग इनके खिलाफ जो है वो आजम खान जिस तरह हो गया, बहुत सारे और लोग हैं, तो सारे वादा अफवाह बन रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा काम ऐसा हो गया कि कभी आज तक नहीं हुआ। आप देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, ठीक, कभी किसी ने ये नहीं किया, हालांकि हमारे साथ उनके खिलाफ है, और ये सियासत है। सियासत में हम एक दूसरे शहीद साहब हमारे खिलाफ बोलेंगे, नेचुरली हम इनके खिलाफ बात करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन का माहौल है, लेकिन इसको जाती दुश्मनी हम नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया सिंधु साहब, जाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। शोएब शाहीन साहब, सिंधु साहब, क्या नाज़रीन इस वक्त जरूरी है पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है उसको उनसे निमटने के लिए अंदरूनी तौर के ऊपर हमें जो एक इस्तेहकाम है, बिलखुसूस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अपने ज़ाती इख्तलाफात को भुलाकर यकसू होना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कस्टम्स अफसरान की मिली भगत और उसके साथ साथ स्मगलर्स की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के नतीजे में कौमी खजाने को कितना भारी नुकसान पहुंचता है, और स्मगलर्स का नेटवर्क तोड़ने के लिए किस बड़े पैमाने के ऊपर कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सख्त हदायत के बाद निगरान वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर रखा है। नाज़रीन, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कस्टम्स अफसरान और एहलकारों का कलीदी किरदार है। कस्टम्स इंटेलिजेंस के अफसरान और कस्टम्स के एहलकार मुख्तलिफ जो लोगों की मिली भगत के नतीजे में कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने का बाइस बनते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। अक्टूबर 2023 के महीने में कलेक्टर कस्टम्स इस्लामाबाद मोहम्मद आसिफ हरगन की हिदायत पर इस्लामाबाद कस्टम्स ने लग्जरी गाड़ियों समेत 29 स्मगल शुदा गाड़ियों को हिरासत में लेकर जब्त किया है। इन स्मगल शुदा गाड़ियों की तखमीनी जो मालियत है वो 11 करोड़ 80 लाख रुपए है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाली मोटरवेज पर 23 के लगभग ऑपरेशन किए गए, जिसके दौरान कपड़ा, टायर्स, सिगरेट, खाने पीने की अशिया, स्टील्स की कॉयल, ड्राई फ्रूट्स और कालीन समेत भारी मिकदार में स्मगल शुदा सामान कब्जे में लिया गया। जब्त किए गए सामान की तखमीनी मालियत तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। इन स्मगल शुदा अशिया को तहवील में लेकर इसके साथ साथ जो गाड़ियां थी जिनके ऊपर यह सामान स्मगल किया जा रहा था उन्हें भी कब्जे में ले लिया गया। मजमूई तौर पर कलेक्ट्रेट इस्लामाबाद की कलेक्ट्रेट ने इस एक महीने के दौरान 21 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की अशिया कब्जे मिली। नाज़रीन, स्मगलिंग को नाकाम बनाने के लिए कलेक्ट्रेट के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन को स्मगल शुदा सामान की गैर कानूनी नकलो हरकत पर जो विजिलेंस है वो बढ़ाने के लिए सख्त हिदायत जारी की जाती हैं। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इस्लामाबाद ने अक्टूबर 2023 के दौरान 17 गाड़ियां और ख़राब होने वाली अशिया नीलाम करते हुए
कौमी खजाने में 42 मिलियन रुपए जमा करवाए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट ने अक्टूबर 2023 के दौरान जो वहां पर हैवी कलेक्शन की टैक्स और ड्यूटीज की मद में, चूंकि जितने कस्टम्स ने एक्शंस किए उसके नतीजे में जो लीगली अशिया की इंपोर्ट का सिलसिला है उसमें इजाफा देखने को मिला है। इस पर मजीद बात करने के लिए कस्टम्स इस्लामाबाद मोहम्मद आसिफ अरगन साहब, आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करना हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। सम टाइम आपको वहाँ से आगे से रिएक्शन का सामना करना पड़ता है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा असर और सूख और दबाव का भी सामना होता है, जिसकी वजह से माजी में स्मगलर्स को बड़ी खुली छूट मिली रही। लेकिन अब हम देखते हैं कि आपने बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। थोड़ा सा बताइएगा कि आपने और आपकी टीम ने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि इस जो आपकी कलेक्ट्रेट है उसके रीजन के अंदर आपने स्मगलिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। जी बहुत शुक्रिया जनाब, मुझे यहाँ इनवाइट करने का और मेरा मौक़िफ़ सुनने के लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बेसिकली जैसा आपने खुद कहा कि हमेशा बड़ा चैलेंज रहा है स्मगलर्स को फेस करना, क्योंकि स्मगलर्स के पास आजकल के दौर में गन पावर भी है और असर व रसूख भी है जी। तो इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए बड़ी आसान सी स्ट्रेटजी जो मैंने अपनाई है और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनाती भी हैं जी, वो ये है कि आपकी सबसे बड़ी पावर आपका किरदार होता है जी। जब आप फाइनेंशियली नीट क्लीन हो तो कोई भी स्टेट के सामने ठहरता नहीं है, आपके सामने नहीं ठहरता। तो अगर मैं आपको अपनी टीम के हवाले से बताऊं तो इस वक्त मेरे एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में एक ड्राई पोर्ट है और दूसरा एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। राइट। तो मेरे साथ जो टीम के दोनों मेंबरान हैं, एडिशनल कलेक्टर, आप हैरान होंगे कि दोनों खवातीन हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव और बहुत ऑनेस्ट हैं। तो एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन जो है वो मेरी टीम की बेस्ट मेंबर मरियम खालिद उसको हेड करती हैं और उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें कि एक महीने में इस्लामाबाद जैसे कैपिटल सिटी में जहां 29 लग्जरी व्हीकल्स इंपाउंड की गई हैं, तो इसका मतलब है कि हम स्मगलर्स के ख़िलाफ़ बड़े सख्त इक़दाम हमने शुरू किए हैं। सही। ये मैं नहीं कहूँगा कि हमें इसमें चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े, हमें प्रेशर भी फेस करना पड़ा, हमारे लोगों को लाइफ थ्रेट्स भी मिली, लेकिन जब आप दयानतदारी के साथ काम करते हैं तो उससे आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है। एक दूसरी जो स्टेट की तरफ से हमें इस दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है जी। अच्छा, माजी में हमने देखा कि जब कहीं आपने ऑपरेशन करना होता था पुलिस की सपोर्ट आप हासिल भी करते थे तो मतलूबा कामयाबी हासिल नहीं होती थी। अब आप किसी ऐसी जगह पर रेड करते हैं, किसी गोदाम में जहाँ पर ये स्मगलिंग शुदा प्रोडक्ट को डंप किया जाता है, तो मुमकिन तौर के ऊपर ख़तरा होता है कि वहाँ से रिएक्शन आ सकता है। उस सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस में किन किन इदारों की आप मदद हासिल करते हैं ताकि आप कामयाब तरीके से ऑपरेशन कर सकें? बड़ी साहब, आप हैरान होंगे कि जो स्टेट की तरफ से मैसेज होता है उसका क्या असर होता है। जब से स्टेट ने और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने इंटर एजेंसी कोऑपरेशन पर एक इत्तेफाक राय किया है जी, तो ये मैसेज इतना स्ट्रांग गया है कि अब मेरा एक इंस्पेक्टर भी अगर किसी ऐसी जगह चला जाए जहां पहले हमें बड़ी रेजिस्टेंस का सामना होता था तो अब वहाँ से रेजिस्टेंस का वो लेवल नहीं होता। मैं इसके आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अभी कल ही मेरे एक इंस्पेक्टर ने 3 सिपाहियों के साथ एक बस चक्री से पकड़ी और उसको इस्लामाबाद लेकर आया। और अगर इसको मैं माजी से के साथ कंपेयर करूँ तो इसी कलेक्ट्रेट में जब मैं डिप्टी कलेक्टर था तो इसी चक्री रेस्ट एरिया से एक बस हम लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे तो हमारे ऊपर बाकायदा एक पूरा गैंग के साथ हमला हुआ था और मेरे एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को स्मगलर अगवा करके लेकर गए थे। और उस वक्त भी अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में जहां दयानतदार अफीसर बैठे होते हैं वो हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं। वेरी गुड। ये मैं जो वाकया आपको 2013 का बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ डिप्टी कलेक्टर था तो मेरे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जिसको अगवा किया गया, अगवा करके स्मगलर पेशावर लेकर गए और वो डिमांड कर रहे थे कि हमारा सामान छोड़ दो तब हम आपका बंदा छोड़ेंगे। तो उस वक्त जो SSP ऑपरेशन पुलिस के पेशावर में थे नजीब रहमान बुगवी, बड़े दानदार अफीसर हैं, आप किससे भी पूछ लें पुलिस से, तो उन्हें एक रात में मुझे मेरा बंदा रिकवर करके दिया। वेरी गुड। तो अब तो एक नहीं, डेफिनेटली बहुत मैटर करता है कि आपको जो टीम की और आपको ऑफिसर्स की जो सपोर्ट मिलती है उससे आपको कार्रवाई करने के अंदर बड़ी आपको इंकरेजमेंट मिलती है। मैं जानना चाहूँगा जो इस्लामाबाद का कलेक्ट्रेट है, जो आपके जुरिडिक्शंस है, यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से भी बड़ी मिकदार में मुख्तलिफ अशिया आती हैं, बलूचिस्तान से भी गाड़ियाँ और मुख्तलिफ अशिया इस तरफ आती हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसी सूरत हाल से निपटना। बिलखसूस जितने बड़े जो स्मगलर्स हैं, माजी में रिपोर्ट्स आती रही हैं कि ये जो पैसा इकट्ठा करते हैं इनका मुख्तलिफ क्रिमिनल के साथ रब्ता होता है और ये आम लोग नहीं होते
और अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से भी हमें बताइएगा कि बहुत सी अशिया जब इंपोर्ट होती हैं अफगानिस्तान से फिर वापस आती हैं, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए जो पाकिस्तान अशिया आती है मुल्क की सनत को नुकसान पहुंचता है, टैक्स ड्यूटी की मद में नुकसान पहुंचते हैं, उनको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? और जो बलूचिस्तान से गाड़ियां आती हैं उनको हैंडल करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी तय की हुई है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अगर मैं अपनी कलेक्ट्रेट की पहले आपको जुरिस्डिक्शन बता दूं तो मेरे कलेक्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन एंटी स्मगलिंग के हवाले से रावलपिंडी सिविल डिवीजन और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। तो स्टार्टिंग फ्राम अटक तो जेलम के आखिरी सिरे तक ये मेरी जुरिस्डिक्शन है। तो जो बलूचिस्तान से ट्रैफिक आती है उनके लिए मेरे कलेक्ट्रेट टर्मिनल पॉइंट है, ये टेल एंड है, और वो इस्लामाबाद और पिंडी उसके लिए कंजम्पशन मार्केट है। लेकिन जो ट्रैफिक पेशावर से चलती है उसके लिए मेरा कलेक्ट्रेट एक ट्रांजिट है, क्योंकि उनकी कंजम्पशन मार्केट लाहौर है। तो मुझे दोनों को जो ट्रांजिट जो पेशावर से लाहौर जा रहा है उसको दरमियान में इंटरसेप्ट करना पड़ता है, और जो बलूचिस्तान से वाया M14 जिसको हम हकला डीए खान मोटरवे कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको वहाँ इंटरसेप्ट करें जब वो मोटरवे से उतर आएँ, क्योंकि मोटरवे पर हमें थोड़ा सा चैलेंज है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तावन कर रही हैं, लेकिन मोटरवे पर पुलिस तो वहाँ पे होती है, उसकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। मोटरवे पुलिस की तरफ से मैं थोड़ा ये है इशू, हमें मोटरवे पुलिस पर हमें वो सपोर्ट नहीं मिलती जो बाकी लॉ जो मिलनी चाहिए और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से मिलती हैं, पर्टिकुलरली M14 पर, क्योंकि M14 एक बड़ा इजी कंड्यूट ऑफ स्मगलिंग बन गया स्मगलर्स के लिए। बलूचिस्तान से जितनी ट्रैफिक आती है वो अगर डेरा इस्माइल खान से मोटरवे पर चढ़ते हैं तो हकला तक उनको कोई रास्ते में रोकने वाला नहीं होता, और हकला से आगे फिर मोटरवे स्टार्ट हो जाती है, M1 और M2 स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें मोटरवे पर चैलेंज आता है। चलिए हम तवक्को करते हैं कि IG मोटरवे IG मोटरवेज इस मामले को टेकअप करेंगे, जिन एरियाज में कस्टम्स के हुकाम को मुश्किलात का सामना है वो उसको टेकअप करेंगे। लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, मुख्तलिफ स्मगल शुदा अशिया आती हैं, मुख्तलिफ एरियाज में डंप होती है, फिर मार्केट्स में आती हैं, जनरल पब्लिक का क्या रोल है? वो स्मगलिंग के खात्मे में जनरल पब्लिक कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं ताकि इसको हम जड़ से उखाड़ सकें, स्मगलिंग की जो लानत है? जी, मैं इसमें आपके तवस्सुत से जो मैसेज जनरल पब्लिक को देना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह एक कैंपेन चली थी से नो टू करप्शन, इस तरह से नो टू स्मगलिंग हम एक कैंपेन चला रहे हैं। तो मेरी लोगों से गुजारिश होगी कि लॉ इन्फोर्समेंट अपनी जगह, लेकिन मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो हमारे एक प्रोफेसर थे कैस सनस्टीन, उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, बल्कि इस पर बुक भी लिखी है, नजिंग। नजिंग ये होती है कि आप लोगों को कन्विंस करें कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है जो स्टेट की खातर है और सोसाइटी के लिए इस ज़रूरी है, वो लोगों को आप कन्विंस करते हैं कि तो अब स्मगल्ड आइटम की कंजम्पशन तो आम आदमी है, आम लोग हैं, तो लोग ही अगर से नो टू स्मगलिंग कह दें तो ये हम एक नजिंग कैंपेन चलाएंगे। लोगों से गुजारिश होगी कि स्मगल्ड आइटम और कोई लोग विसल ब्लोअर का रोल प्ले करें, उनकी प्रोटेक्शन कैसे है? क्या उनको कोई इंसेंटिव भी मिल सकता है? बड़ी खूबसूरत बात की हमने। जितना इंसेंटिव कस्टम में है इतना किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। हमारा बड़ा एक रोबस्ट किस्म का रिवार्ड का निज़ाम है, और जो बंदा विसल ब्लोअर के तौर पर काम करता है, इन्फार्मर का रिवार्ड हमारा टोटल रिवार्ड का 30% है। और इसके लिए मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि मैंने जब 1.5 महीना पहले चार्ज लिया तो मैंने जो रिवार्ड की अमाउंट है वो रियल इन्फार्मर और हमारे जो ऑन रोड हमारे सिपाही और इंस्पेक्टर होते हैं उनके लिए मुख्तस कर दिया है। मैंने खुद लिख के ऑर्डर कर दिया कि कलेक्टर को रिवार्ड अमाउंट से कोई शेयर नहीं मिलेगा। और ये रिवार्ड जनरल पब्लिक को भी मिल सकता है अगर वो आपकी मावनत करें? 30% ऑफ द रिवार्ड मनी दैट विल गो टू इन्फार्मर। वो कोई भी हो सकता है, जनरल पब्लिक हो। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, स्मगलिंग एक ऐसी लानत है जिससे मुल्क की कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। जहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेज और कस्टम्स हुकाम अपनी जान हथेलियों पर रखकर कार्रवाई कर रहे हैं, वहां पर आपकी भी बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप विसल ब्लोअर का रोल प्ले करें। जहां अपने आसपास देखें कि जहां पर स्मगलिंग का सामान कहीं डंप हुआ है, गोदामों में मौजूद है, तो अपने करीबी कस्टम्स हुकाम को इन्फॉर्म कीजिए। आपकी शनाख्त को सीगा राज में रखा जाएगा और केस इस्टेब्लिश होने के बाद उस मालियत की 30% रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी कौमी खिदमत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।